हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं अमरीश शुक्ला ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपसे वादा किया था कि मैं अगली क्लास में आपको अक्षांश एवं देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, उससे पहले जो पृथ्वी की गति है उससे संबंधित कुछ और सवाल आते हैं और वो परिक्रमण से रिलेटेड हैं, तो इसलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो परिक्रमण का पथ हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद में हम फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर शिफ्ट करेंगे और उसको समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो परिक्रमण का पथ, तो परिक्रमण का पथ मैंने आपको बताया था कि दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार। तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। जिस कक्षा में परिक्रमा करती है उस कक्षा का जो आकृति है वो क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। तो ये मान लीजिए आपका सूर्य है। ठीक है, ये आपका सूर्य है, इसे सन कहते हैं, और ये है आपका पृथ्वी जहां पर आप निवास करते हैं। ठीक है, ये है आपका पृथ्वी जहां पर आप निवास करते हैं। पृथ्वी की जो है घूमने की दिशा क्या है? ये दिशा है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है, परिक्रमण कर रही है। ठीक है, अब इस चित्र को जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर इस कक्षा में पृथ्वी जब यहां पर है तो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक नजर आ रही है। ये जो दूरी है ये नजदीक ज्यादा है, यानी कि पृथ्वी यहां पर सूर्य से ज्यादा नजदीक है और यहां पर क्या है? दूरी थोड़ी ज्यादा है। आपको सबसे पहले एक चीज ये जानना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। ये क्या है? ये एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? ये एवरेज डिस्टेंस है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन ये कोई जरूरी एक नियत नहीं है कि हर जगह से 15 जो है करोड़ किलोमीटर होगा। ये एवरेज डिस्टेंस है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी की दूरी यहां पर सूर्य से कम पर है, यानी कि नजदीक ज्यादा है, और यहां पर दूरी थोड़ी ज्यादा है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित हो, यानी कि सबसे दूर हो, तो उसे अपसौर कहते हैं। उसे अपसौर कहते हैं और यह घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताऊं कि अपसौर को इंग्लिश में कहते हैं एपीहीलियन। एपीहेलियन। ठीक है, तो अपसौर को इंग्लिश में कहते हैं एपीहीलियन, और एपीहीलियन का जो घटना है वो 4 जुलाई को घटित होता है, और इसे उस घटना के रूप में समझा जाता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित होती है। नॉर्थ इंडिया में उस वक्त क्या हो रहा होता है? जुलाई के महीने में क्या होता है? खूब गर्मी होती है, उमस का महीना होता है, लेकिन उस वक्त पृथ्वी सबसे दूरी पर होती है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, परीक्षा में अगर एग्जैक्ट आपको ये नहीं पता होगा और आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप सोचेंगे कि सूर्य से ही हमको उष्मा मिलती है, तो यानी कि जब सूर्य हमारे नजदीक होगा तो सबसे ज्यादा उष्मा हमें प्राप्त होगी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है। लेकिन सूर्य का जितना पार्ट पृथ्वी के पार्ट पर पड़ेगा उष्मा वही तो मिलेगी, लेकिन जिस पार्ट पर सूर्य सीधे सीधे नहीं पड़ रहा है वहां पर उतनी उष्मा नहीं मिलती है। तो भले ही सूर्य पृथ्वी से यहां पर दूरी पर होता है 4 जुलाई को,
यानी कि एपीहेलियन की स्थिति में। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है सीधे सीधे उस वक्त नॉर्थ इंडिया पर नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जो स्थिति है वो विषुवत रेखा के नीचे की होती है। और उसे भी आप पढ़ेंगे कि मकर संक्रांति क्या होती है, कर्क संक्रांति क्या होती है, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरीहीलियन। तो उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को एपीहेलियन की पेरीहीलियन की घटना होती है, और 4 जुलाई को एपीहेलियन की घटना होती है। ठीक है, ये दोनों घटनाएं क्या हैं? ये दोनों घटनाएं सूर्य और पृथ्वी के बीच की अलग अलग स्थितियों की वजह से हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई जिससे सवाल आते हैं। जब अपसौर की स्थिति होती है तो जो पृथ्वी और सूर्य है इसके बीच की दूरी लगभग 15.7 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, 15.7 करोड़ किलोमीटर। जब उपसौर की स्थिति यानी कि पेरीहेलियन की स्थिति होती है तब ये दूरी घट के 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज इसके परिक्रमण के पथ से रिलेटेड था, जो आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने यहां पर आपको मेंशन कर दिया है। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित एक और। तो आपने ये समझ लिया कि परिक्रमण पथ और उससे रिलेटेड जो और सवाल आ सकते हैं उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं जिसकी हमने चर्चा की थी पिछले क्लास में, कि हम नेक्स्ट क्लास में उसकी बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर, ये अगला टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। खूब सवाल आते हैं, और मूलतः जो पढ़ाई जियोग्राफी की होती है वो यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर क्या है इसको हम समझेंगे। ये समझेंगे कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, इनका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास में जो आज हम करने जा रहे हैं इसमें हम अक्षांश को समझेंगे कि अक्षांश क्या होता है, यानी कि लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है? तो अक्षांश जो है वो विषुवत रेखा से कोणीय दूरी है। पहला स्टेटमेंट, अक्षांश जो है, अक्षांश विषुवत रेखा से कोणीय दूरी। जो दूसरा स्टेटमेंट इसके संबंध में है वो ये है, इसके कोण का मापन पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर निर्धारित किया जाता है।
अक्षांश के संबंध में ये दो बातें हैं कि अक्षांश है क्या। अक्षांश जो है विषुवत रेखा से कोणीय दूरी है। कोई अक्षांश एक्चुअली में एक बिंदु होता है। अब चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। अक्षांश एक बिंदु होता है और इसकी जो उपयोगिता है, अक्षांश एवं देशांतर की जो उपयोगिता है, वो किसी स्थान का पता लगाना है कि उस स्थान का लैंगिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, तो किसी चीज़ को जानने के लिए, पकड़ने के लिए ये एक अवधारणा के रूप में जो है प्रयोग होती है। इसका जो मापन है वो घंटा, मिनट और सेकंड में किया जाता है। घंटा, मिनट और सेकंड में किया जाता है, क्योंकि कोण का जो मापन है वो किस में होता है? घंटा, मिनट और सेकंड में होता है। अब आप जो है, हो सकता है कि जब पहली बार अभी आप क्लास पढ़ रहे हों तो ये चीज़ें आपको एकदम से हवा ही लगती हूँ, क्या है, थोड़ा और इजी करके समझाते हैं। ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश हैं। उनमें से एक देश है भारत, जिसमें आप निवास करते हैं। तो मान लीजिए कि आप भारत में दिल्ली में निवास करते हैं और उसका कोई पॉइंट है जहाँ पर आप हैं, ठीक है। जैसे भाई ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे देश हैं। उस देश में एक देश है भारत और भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली की किसी एक जगह पर मान लीजिए मुखर्जी नगर पर आप बैठे हैं, ठीक है। तो मुखर्जी नगर पे जहाँ पर आप बैठे हैं उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? दो बिंदुओं की जरूरत, दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और वो दो चीज़ निर्धारित करती हैं कि आप किस जगह पर हैं। वही दो चीज़ हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो इसे रेखा में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। अभी आगे मैं आपको और पढ़ाऊंगा, पहले इस बिंदु को आप समझ लीजिए। और इस रेखा से ही निर्धारित किया जाता है कि आप किस जगह पर बैठे हैं। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये जो होता है ये लैटिट्यूड होता है, और ये जो ऊपर खड़ी वाली लाइन है इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि देशांतर कहते हैं। तो इससे निर्धारित किया जाता है कि कोई बिंदु जहाँ जो है कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे आप गूगल पर भी आप गूगल मैप खोलते हैं और किसी चीज़ को पता करना होता है तो उस पर टाइप करते हैं, वो आपको रास्ता बताता रहता है। वो इसी का प्रयोग करता है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये इसकी उपयोगिता है। तो अक्षांश क्या है? विषुवत रेखा के साथ बनाई गई कोणीय दूरी या पृथ्वी के केंद्र के साथ उस बिंदु का, जिस बिंदु का हम निकाल रहे हैं अक्षांश, उसकी कोणीय माप क्या है, यही अक्षांश होता है। इजली चित्र में समझिए, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये इसका केंद्र है और ये कोई बिंदु है। तो ये बिंदु पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण बनाता है, इसी कोण को क्या कहते हैं? हम अक्षांश कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत जो है दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो ये हुआ अक्षांश। अब अक्षांश तो आप समझ गए, अक्षांश रेखा क्या होता है, सवाल तो वहाँ से आते हैं। तो अक्षांश रेखा जो है वो अक्षांशों, समान अक्षांशों को मिलाने वाला जो रेखा है वही अक्षांश रेखा है। हमने आपको बताया कि अक्षांश क्या है? एक बिंदु है, ठीक है। तो कई सारे बिंदु मिल करके क्या करते हैं कि रेखा का निर्माण करते हैं। अगर आपने गणित क्लास 5-6 में पढ़ा होगा तो आपने ये जाना होगा कि कई बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को रेखा कहा जाता है। तो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है। समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, अक्षांश रेखा। समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा
अक्षांश रेखा हो गई। अब कई महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा हैं जो आपके पेपर में सीधे सीधे सवाल के रूप में आते हैं। चलिए अब उसको समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल भी आते हैं, उससे उसको भी हम समझ लेंगे, ठीक है, एक साथ में। तो पहले बनाएंगे हम पृथ्वी का एक गंदा सा चित्र, क्योंकि अच्छा चित्र मुझे बनाना आता नहीं है। आप लोग अपने नोट्स में अच्छा चित्र बनाइएगा। तो ये है पृथ्वी और ये है उसका केंद्र और ये है 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको इक्वेटर बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि ये भू यानी कि पृथ्वी को आधे भाग में विभाजित करता है, यानी कि भू को मध्य से विभाजित करने वाली रेखा भूमध्य रेखा। तो इस इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। क्या है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। आपने अगर कभी ग्लोब देखा हो, जो एक उसमें आता है, एक लोहे के एंगल से बंधा हुआ होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि पृथ्वी क्या है, बीच में उसमें उभार है, ठीक है, पृथ्वी के बीच में उभार है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है, उभार है। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा, ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ी ही होगी अपेक्षाकृत किसके, जो इससे ऊपर की रेखाएं हैं या इससे नीचे की रेखाएं हैं, इनसे डेफिनेटली ये रेखा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो विषुवत रेखा अक्षांश रेखा होती है वो होती है आपकी विषुवत रेखा। अब बात करते हैं, और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समांतर होती हैं। अब समांतर रेखा क्या होती है? अगर कक्षा 10 तक आपने गणित की पढ़ाई की है तो आप डेफिनेटली उसको जानते होंगे, और अगर नहीं की है तो मैं बताऊंगा। समांतर रेखा ऐसी दो रेखाओं को कहते हैं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, यानी कि आप उनको कितना भी आगे बढ़ा दीजिए वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो ऐसी दो रेखा या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, नहीं काटती हैं, उनको समांतर रेखा कहते हैं। तो दूसरी जो दूसरा गुणधर्म है अक्षांश रेखा का, वो क्या है? अक्षांश रेखाएं समांतर रेखा होती हैं। समांतर रेखा होती है। ठीक। तीसरा गुणधर्म, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आप देख रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर है, और ऊपर अक्षांश रेखाएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं आपकी बढ़ती हुई जा रही हैं। तो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की ये दूरी है, ये जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ऊपर, ये दूरी बढ़ती चली जाती है। यानी कि विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होगी, ध्रुवों पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी से हमेशा कम होगी। यानी कि जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी का अपना अलग आकार, उसका अपना एक अलग आकार इसका एक कारण है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। कारण इसका क्या है? इसका कारण क्या है उसको भी आप लिख लेंगे। इसका कारण है पृथ्वी का आकार।
क्या कारण है इसका? इसका कारण है पृथ्वी का अपना एक अलग आकार। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं उनको आपने, उनके गुणधर्म को आपने समझ लिया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो रेखाएं हैं ना, ये पृथ्वी पर कहीं नहीं खींची हैं, यह आपके मानचित्र में खींची हुई है। ठीक है, ये ऐसा पृथ्वी पर नहीं लिखा हुआ है कि ये रेखा विषुवत रेखा है, वो रेखा जो है मकर रेखा है, वो कर्क रेखा है, ये नहीं लिखा हुआ कहीं पर। ये हमने बनाया है। हमने बनाया है कि मतलब कि वैज्ञानिकों ने बनाया है। क्यों बनाया है? किसी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। अब थोड़ा दिमाग में आपको खोलना चाहता हूं कि इसको आप अंदर से फील कर पाएं कि क्या चीज एक्चुअली में है। एक्चुअली में है ये कि ये मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी है। अब क्या पृथ्वी इतनी बड़ी थोड़ी है? हमने इसको अपने बोर्ड पर बना लिया एक मानक मान के। हमने एक मानक मान लिया जो पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल है कि इतना क्षेत्रफल है, और उसका हमने मानक मान लिया, और उस मानक पर ही हमने इन रेखाओं को क्या किया? खींच लिया। तो ये कहीं पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है, यह हमारे आपके दस्तावेजों में खींची हुई हैं, और उसी के आधार पर हम उसका गणना करते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उनको देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, पूरा ही साफ कर देता हूं, नया बनाता हूं। मैं बहुत ही गंदा चित्रकार हूं, तो आप इस बात को बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी, और जो 0 डिग्री है वो क्या है? इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा है। अब चूंकि अक्षांश रेखा इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के ऊपर, चूंकि ये कोणीय दूरी होती है, तो किसी कोण के माप को लेकर के चलते होंगे लोग। तो अगर 1 डिग्री कोण को हम मानक माने, हम ये मानक माने 1 डिग्री कोण को, तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी होगी? कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, तो उसको आप समझ लीजिए। तो जो ये 0 डिग्री है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना है? 90 डिग्री। 1 डिग्री अगर आप मानक मानेंगे, ठीक है, अगर आप 1 डिग्री मानक मानते हैं, तो यहां से ऊपर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा हो गई, 2 डिग्री पर दूसरी अक्षांश रेखा हो गई, और 3 डिग्री पर तीसरी अक्षांश रेखा हो गई। तो इस प्रकार जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 360 होती है। कितनी होती है? 360। कई बार ये परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कितनी संख्या होती है? 360 होती है। ठीक, अक्षांश रेखाओं की संख्या 360 होती है यदि 1 डिग्री को मानक माना गया हो तो। इस बात पे कोई बहस किसी से नहीं करनी है कि एग्जैक्ट संख्या कितनी होती है। जब मानक 1 डिग्री हो तब अक्षांश रेखाओं की संख्या 360 होती है। ठीक, अब हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं। ये फैक्ट था, मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा सबसे पहले तो आपकी इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आप इसको जानते होंगे। तो जब इक्वेटर से नॉर्थ की ओर हम बढ़ते हैं और 23.5 डिग्री पर पहुंचते हैं, यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री पर पहुंचते हैं, तो जो ये अक्षांश रेखा होती है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं।
इक्वेटर से जब इतना ही नीचे यानी कि 23.5 डिग्री साउथ में हम आते हैं तो जो अक्षांश रेखा हमारी होती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। जब आप नॉर्थ की ओर 66.5 डिग्री चले जाते हैं यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री, तो इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त, इसका नाम आप याद रखेंगे क्योंकि सवाल कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। और 66.5 डिग्री साउथ की तरफ, ठीक है, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त और साउथ में अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। ये है आपका ध्रुव और ये कौन सा है? नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। तो ये है विषुवत, जो महत्वपूर्ण विषुवत रेखा है उनकी जानकारी। 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, ठीक है। इनसे कई बार सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कर्क रेखा आपके भारत से होकर के गुजरती है। बाकी ना तो विषुवत रेखा आपके भारत से होकर के गुजरती है और ना ही मकर रेखा आपके भारत से होकर के गुजरती है, क्योंकि आपका जो भारत है वो कहीं यहाँ से स्टार्ट होता है और इस प्रकार है, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर के गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे जब हम भारत का भूगोल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो भारत जो है आपका किसमें है? नॉर्थ में है। किसके? विषुवत रेखा के नॉर्थ में है और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो कई बार सवाल आते हैं, शायद 2 या 3 साल पहले पीसीएस में एक सवाल आया था और उस सवाल घूम फिरा के ये पूछ रहा था कि क्या भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो विषुवत रेखा के उसको छूता है कि नहीं छूता है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली बहुत नीचे है। विषुवत रेखा 0 डिग्री है और जो भारत की मुख्य भूमि है यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये 8 डिग्री से शुरू होता है। हालांकि भारत शुरू हो जाता है 6 डिग्री से, लेकिन ये समंदर है यहाँ पर, ठीक है। जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री है और विषुवत रेखा नीचे 0 डिग्री है, तो वो कभी भी भारत से टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका अक्षांश रेखा। आपने पढ़ा अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश रेखा का गुणधर्म आपने पढ़ लिया, उसके बीच की दूरी आपने देखा कि किस तरीके से बढ़ती हुई जाती है ऊपर जाने पर, और ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि देशांतर रेखा क्या होती है, देशांतर क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो पेमेंट आपको देना है यानी कि लाइक, उसको जरूर दिया कीजिए और शेयर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मुफ्त में सब कुछ पढ़ा रहे हैं और पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। कई लोग कंफ्यूज हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा भाई, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा और फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो आप अपना जो है उत्तरदायित्व निभाइए, शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और अपने हिस्से का सवाल जरूर पूछा कीजिए, उसका जवाब हम देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसमें पढ़ेंगे देशांतर और देशांतर रेखा। धन्यवाद।